टॉर्क से रिलेटेड और अच्छी अच्छी बातें देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सवाल तो जरूर करेंगे। बेटा आज का जो लेक्चर है वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 3 टॉपिक लिखे हैं ना, ये एग्जामिनर के जो नीट वाला बंदा बैठा ना, उसका खास इन 3 टॉपिक में से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा 200%। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग आज के लेक्चर को बिल्कुल भी ऐसे हवा में मत लेना, ठीक है ना, वरना हवा हवा हो जाएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और धमाकेदार और ऑसम से लेक्चर में, जो कि है अपने पास रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 4। तो इसका मतलब हम लोगों ने इससे पहले 3 लेक्चर कर लिए। बिल्कुल भैया, उन 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया है? उन 3 लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर कर लिया है, टॉर्क निकालना देख लिया कि अगर अपने पास किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसका टॉर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉर्क किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉर्क से रिलेटेड और अच्छी अच्छी बातें देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सवाल तो जरूर करेंगे। ठीक, और क्या करेंगे सर, बस इतना ही कराओगे? नहीं बेटा नहीं, ऐसे थोड़े छोड़ेंगे तुम्हें। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी देखेंगे। हमको पता है कि अगर कोई बॉडी चलती है, ट्रांसलेट कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और होगी तो क्या होगी उसके बारे में देखें। फिर लास्ट में आज हम लोग क्या बात करके जाएंगे? वर्क डन बाय द टॉर्क। आपने वर्क डन बाय द फोर्स देख रखा है भाई। अगर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो कुछ डिस्प्लेस करता है, तो आपको वर्क डन पता है उस फोर्स का। लेकिन क्या टॉर्क भी वर्क डन करता है? भाई टॉर्क क्या होता है? किसी भी फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट। समझ लग रही बात? तो कोई फोर्स लग रही है जो कि क्या कर रही है? किसी बॉडी को रोटेट कर रही है, तो क्या उस टॉर्क का कोई वर्क डन होगा? इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। बट आज का जो लेक्चर वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 3 टॉपिक लिखे हैं ना, ये एग्जामिनर के जो नीट वाला बंदा बैठा ना, उसका खास खास एकदम दिल के करीब टॉपिक है एकदम। ठीक है ना, इन 3 टॉपिक में से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा 200%। 200% इन 3 टॉपिक में से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग आज के लेक्चर को बिल्कुल भी ऐसे हवा में मत लेना, ठीक है ना, वरना हवा हवा हो जाओगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर टॉर्क को आगे बढ़ाते हुए। तो थोड़ा सा बता देता हूं टॉर्क में मैंने आपको क्या बताया था भाई। क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर तो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है और वो फोर्स कुछ रोटेटिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है, तो हम लोग बोलते हैं कि उस फोर्स का क्या है? टॉर्क है। उस फोर्स का क्या है? टॉर्क है। ठीक है ना भाई? अब टॉर्क की जो मैथमेटिकल फॉर्मूला था वो तो था आर क्रॉस एफ। आर था अपने पास पोजीशन वेक्टर और एफ था फोर्स। ठीक है ना, इतनी चीज तो पता ही थी। अब अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है किसी क्रॉस प्रोडक्ट का, वो तो क्या होता है? ये होता है अपने पास आर एफ साइन थीटा। भाई अरे यही होता ना, आर एफ साइन थीटा, यही होता। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था भाई, ये मत देखो, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है। आप क्या करो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप क्या करोगे? आप करोगे आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर क्या था अपने पास? फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि आर के क्या हो? परपेंडिकुलर। समझ आती है बात अपने? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समझो अपने पास ये एक रॉड है। ठीक है भैया जी, ये रॉड यहां से हिंज थी और मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई एफ ऐसे करके। ठीक है, ये जो रॉड है इसकी लेंथ एल है, ये किसी थीटा एंगल पे फोर्स लग रही है। ठीक है, तो भैया आप ये फॉर्मूला लगाने से बेटर है आप क्या लगाओ? ये फॉर्मूला लगाओ, आर एफ परपेंडिकुलर। ठीक है ना, जिंदाबाद। ठीक है, कैसे भाई, कैसे लगाएंगे? एफ के 2 कंपोनेंट कर लो भाई। एफ कॉस थीटा कर लेंगे, एफ साइन थीटा कर लेंगे, एफ कॉस थीटा कर लेंगे और एफ साइन थीटा कर लेंगे। अब भैया एफ साइन थीटा वाला ही तो क्या है? इसके परपेंडिकुलर। आर यही तो है, आर क्या है? एल के बराबर ही तो है आर। आर क्या है? एल ही है। ठीक है ना, आर क्या है? एल।
आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, जहां पर फोर्स लग रही है। कहां से? जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहे हैं? ओ पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क अबाउट ओ क्या हो जाएगा अपने पास? आर। आर यानी कि एल इंटू एफ परपेंडिकुलर, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि क्या है? आर के परपेंडिकुलर है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि आर के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो कौन है बिडू? कौन है बिडू? एफ साइन थीटा है बिडू। समझ लग रही बात? तो एल इंटू एफ साइन थीटा। अरे यही तो होता था अपने पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड प्रभु, यही तो है टॉर्क का मैग्नीट्यूड। एल इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर क्या है? एफ साइन थीटा। यही तो सिखाया था, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला एक और लिखाया था। अगर जैसे मैंने बोला आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई टॉर्क के मैग्नीट्यूड को आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। अगर आप चाहो तो आप एफ के कंपोनेंट ना करो, किसके कंपोनेंट कर लो? आर के कंपोनेंट कर लो। आर के दो कंपोनेंट कर लो, एक एफ के परपेंडिकुलर और एक एफ के पैरेलल। लेकिन लेना कौन सा वाला है? परपेंडिकुलर वाला। और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी टॉर्क आएगा। और इससे 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 इन तीनों से जो आंसर आने वाले हैं, इन तीनों से जो आंसर आने वाले हैं, वो तीनों आंसर क्या आने वाले हैं? सेम ही आने वाले बेटा, गारंटी है, गारंटी है। समझ लग रही बात? तो मुद्दे की बात यह है, नो बकवास यह है कि भाई साहब आप सिर्फ ये दो लगाओ और मस्त आंसर पाओ। आप इसे मत लगाओ, टाइम वेस्ट है। कौन पहले आर देखे फिर एफ देखे फिर उनके बीच में एंगल देखे बैठ के? इतना टाइम नहीं है। सिंपल, फोर्स के दो कंपोनेंट करो, परपेंडिकुलर वाला उठाओ, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। आपको चाहना है तो भाई फोर्स के ना करके आप आर के दो कंपोनेंट कर लो, लेकिन परपेंडिकुलर वाला उठाओ, आर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, और उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो टॉर्क आप इन दो तरीकों से निकालो, ठीक है। ये तो टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात होगी। अब डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन के लिए अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई साहब? अपना हाथ लेना है, राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल आपने लगाना है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल आपने लगाना है। क्या करना है आपने? आपने फिंगर्स को करना है आर की तरफ। आर क्रॉस एफ होता है भाई साहब, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो कैसे मिलेगी? आर क्रॉस एफ करके। तो आपने क्या करना है? आर तो ये रहा भाई, आर तो ये रहा, आर एफ ऊपर है तो आर क्रॉस एफ। आर की तरफ फिंगर्स करनी है, एफ की तरफ कर्ल करना है। तो जो अंगूठा होगा भाई साहब, अंगूठा होगा वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? टॉर्क की डायरेक्शन दिखाएगा। तो देखो भाई, आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड द प्लेन आ रहा है, ठीक है ना, आउटसाइड द प्लेन आ रहा है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? लेकिन सर हमें फील से भी पता चल रहा है कि भैया ये वाली जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये बॉडी को ऐसे ही तो घुमा सकती है भाई, ऐसे ही तो घुमा सकती है। तो पता चल रहा है कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो टॉर्क बाहर ही आएगा, ठीक है। तो आपकी श्रद्धा है, ठीक है ना, आपकी श्रद्धा है कि आप जिस मर्जी तरीके से करो, ठीक है। चाहे आप आर क्रॉस एफ से डायरेक्शन देखना चाहते हो राइट हैंड थंब रूल से, या फील से कि सर ये फील दे रहा है मुझको, ये ऐसे घूमेगी तो टॉर्क बाहर ही आएगा, ठीक। तो भैया ये था अपने पास रीकैप। क्या था भाई साहब? रीकैप, जो कि हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ा था। अब सर रीकैप क्यों दिया? आपके इतने बढ़िया पे घंटा नहीं, इतना बढ़िया हूं मैंने इसलिए दिया है ये क्योंकि आज काम आएगा, क्योंकि आज काम आएगा ये, इसलिए। अब सर कैसे काम आएगा बताओ? चलो बेटा देखते हैं कैसे काम आएगा। देखो बच्चा, आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर किसी भी बॉडी का मास क्या है? कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स बराबर क्या आता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी तरह रोटेशन में अपने पास एक फॉर्मूला बन के आता है जो कि उसी टाइप का दिखता है, जो कि उसी टाइप का दिखता है। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन तो पढ़ा ही आपने, ठीक है। उसी तरह रोटेशन में एक फॉर्मूला बन के आता है, नेट फोर्स की जगह क्या आ जाता है? नेट टॉर्क। नेट टॉर्क मास की जगह क्या आ जाता है? आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ए की जगह यानी एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ लग रही है ये बात आपको कि सर इसकी डेरिवेशन कैसे आया, ये हम कैसे मान लें? कराएंगे बेटा, तसल्ली रखो। नेक्स्ट क्लास होगी एंगुलर मोमेंटम की, उसमें कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये तो समझ आ रहा ना भाई, उसके जैसे मिलता जुलता है ना। नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। अब सर इसमें कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल। फॉर्मूला आसान है, देखने में आसान है, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो
उसको आप हैशटैग करके लिखो। कैसे लिखो भाई साहब? हैशटैग। क्या है ध्यान में क्या रखना है? हमको पता है कि अगर कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उस फोर्स का हम लोग टॉर्क या तो किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं या किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। किसी ना किसी के तो अबाउट निकालते ही निकालते हैं। तो आप अगर तो कोई भी बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है ना, टॉर्क की वजह से। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? या किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रहा है, किसी बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। तो आप वो जो टॉर्क निकाल रहे हो, जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, उसी एक्सिस के अबाउट क्या आपने क्या लिखना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब क्या हुआ सर जी? पल्ले नहीं पड़ा। मतलब सिंपल है बेटा, जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क देखोगे किसी भी बॉडी का, उसी एक्सिस का अबाउट आप क्या देखोगे? उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि ये और ये सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए, दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। यानी कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस, शुड बी अबाउट द सेम एक्सिस। यानी कि दोनों को दोनों सेम एक्सिस के अबाउट ही होने चाहिए। तो लिख लो बड़ा बड़ा, ठीक है ना? तो बढ़िया बढ़िया लिख देते हैं कि टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी बेटा, जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो, उसी एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, ठीक है ना? ऑफ द बॉडी शुड बी अबाउट सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए भाई साहब। ये नहीं कि भैया एक आपने अलग एक्सिस के अबाउट लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क अब अलग एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो ना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। और गलत हो जाएगा, ऐसा गलत होगा एकदम भयंकर बवंडर, ठीक है ना? उससे ज्यादा आप गलती कर नहीं सकते अपने जीवन में, ठीक है? तो आप उस गलती से बचें तो इस हैशटैग को याद रखें। हैशटैग क्या बोल रहा है? टॉर्क और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, वो सेम एक्सिस के अबाउट ही होना चाहिए अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है भाई? अब देखो कुछ फील लेते हैं कि सर फील दिलाओ थोड़ा सा। देखो भाई, फील में क्या है? समझो अपने पास एक रॉड है। क्या है? एक रॉड। मान लेते हैं ये रॉड है भाई साहब, बहुत बड़ी रॉड बन गई, ठीक है? ये रॉड क्या है? यहां पर हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब यहां पे हम लोगों ने कील ठोक दिया, ठक ठक हथौड़ा मार के कील ठोक दी, तो भैया ये वाला एंड तो फिक्स हो गया, ये कहीं नहीं हिल सकता। ये तो हिल सकता है, यानी कि ये रॉड ऐसे घूम सकती है, ऐसे ट्विंग ट्विंग ऐसे घूम सकती है। समझ लग रही है बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, मैं गया और इस रॉड पर एक फोर्स लगाई, इसके इस वाले एंड पर। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। क्या फोर्स लगाई? एफ फोर्स लगाई। और दे रखा मैंने कि ये जो रॉड है इसका मास m है, लेंथ l है। मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है। समझ लग रही बात? ठीक है? तो भैया मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है। फोर्स लगाई f ऐसे किसी एंगल थीटा पर, फोर्स लगाई ऐसे किसी एंगल थीटा पर। पूछा क्या जा रहा है कि बताओ भैया इस रॉड की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? इस रॉड की एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? आप कहोगे सर अभी अभी तो फॉर्मूला पढ़ के हटे हैं, नॉट टॉर्क बराबर आई अल्फा, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा, यानी कि उस फॉर्मूले से कुछ ना कुछ लेना देना है। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले को लिख लो, नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, ठीक है? ये फॉर्मूला। अब मैंने आपको क्या बताया कि भैया ये और ये दोनों सेम एक्सिस के अबाउट लगाओगे, दोनों सेम एक्सिस के अबाउट लगाओगे। अब सर किसके अबाउट लगाया जाए, किसके अबाउट लगाया जाए? देखो भाई, सबसे पहले तो आप फोर्स देखो, फोर्स क्या क्या है। तो भैया फोर्स तो एक ये हो गई एफ, ठीक है ना? एक तो ये फोर्स हो गई एफ। क्या सर यही फोर्स है क्या? क्या सर यही फोर्स है? हाँ जी भैया, देखने में तो एक ही दिखाई पड़ रही है एफ फोर्स। नहीं बेटा, और भी फोर्स है। कैसे? देखो भाई, यहां पर ये रॉड हिंज्ड है। रॉड क्या है? हिंज्ड। हिंज्ड का मतलब कील से ठोकी गई है यहां पर। तो फील करो, समझो आप अपने हाथ में सारे सारे पेन पकड़ो। मेरे पेन तो हो गए, ऐसे थोड़ी ना सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, पेन तो हो गए ना सबके हाथ में। तो बेटा सबके सब पेन पकड़ो अपने हाथ में, ठीक है? और यहां पर फोर्स लगाओ, इस एंड पर फोर्स लगाओ। तो आपको फील हो रहा होगा आपकी उंगलियों में दबाव आ रहा है,
आपकी उंगलियों में दबाव, ये समझो आपकी उंगलियों ने क्या कर रखा है, इसको पकड़ रखा है, इस एंड को फिक्स कर रखा है, यानी हिंज का काम कर रही हैं आपकी उंगलियां। तो अगर आप इधर पे फोर्स लगाओगे, इधर पे फोर्स लगाओगे, तो यहाँ पे देखो दबाव आ रहा है, दबाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब कि ये जो रॉड है वो हिंज पर फोर्स लगा रहा है। आपकी उंगलियों में दबाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप समझो आपकी उंगलियां हिंज है, तो आप जब रॉड के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो आपकी उंगलियों पर दबाव आ रहा है, तो मतलब रॉड आपकी उंगलियों पर फोर्स लगा रहा है, तो आपकी उंगलियां भी रॉड के ऊपर फोर्स लगा रही होंगी। उसी तरीके से अगर आप यहां पर एफ फोर्स लगाओगे तो इसका मतलब रॉड हिंज के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो हिंज भी रॉड के ऊपर फोर्स लगाएगा। न्यूटन का थर्ड नियम तो लागू होगा ही होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? ये चीज क्लियर है कि नहीं? अब सर हमको ये समझ आ गया, ये तो फील आ गया कि भैया हिंज फोर्स लगाएगा, लेकिन सर लगाएगा कितनी और किस डायरेक्शन में लगाएगा? बेटा नहीं पता मुझे, ना मुझे पता ना तुम्हें पता, ना मुझे पता ना तुम्हें पता। तो ऐसा कर लेते हैं कि भैया जो हिंज फोर्स लगाएगा, जो हिंज फोर्स लगाएगा उसको मान लेते हैं, एक फोर्स को मान लेते हैं N1 और एक फोर्स को मान लेते हैं N2। बेटा यही करना भी होता है। जब भी आपको ये नहीं पता कि फोर्स कैसे लग रही है, कितनी लग रही है, तो आपने हमेशा दो परपेंडिकुलर फोर्स लगानी है, दो परपेंडिकुलर फोर्स। देखो मेरी ये उंगली इसके परपेंडिकुलर लग नहीं रही, अब लग रही है। दो परपेंडिकुलर फोर्स लगानी है। कितनी लगानी है? दो परपेंडिकुलर। आप चाहते तो आप N1 इस डायरेक्शन में लगा के इस डायरेक्शन में भी लगा सकते थे, N2 ऊपर ना लगा के नीचे भी लगा सकते थे, आप जैसे मर्जी लगा लो, लेकिन आपने दो परपेंडिकुलर फोर्स लगानी है। क्या आपको N1 और N2 की वैल्यू पता है? क्या आपको पता है कि ये हिंज रॉड के ऊपर फोर्स कितनी लगा रहा है? नहीं पता, हमको नहीं पता। ये जो हिंज है ये रॉड के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है? नहीं पता। किस डायरेक्शन में लगा रहा है? ये भी नहीं पता। तो मान लिया N1 N2 क्या है अपने पास? हिंज फोर्सेस। N1 एंड N2 आर हिंज फोर्सेस, हिंज फोर्सेस। आप कहोगे सर N1 N2 तो दूसरे पता ही नहीं है, ना उनकी वैल्यू पता है, तो जब नेट टॉर्क निकालेंगे, तो जब N1 N2 ही नहीं पता तो नेट टॉर्क कैसे निकाल पाएंगे इसका? तो इसके लिए क्या काम करते हैं हम लोग? अपनी बुद्धि का काम करते हैं। कैसे? आप नेट टॉर्क, अब भाई आपको तो पता है कि आप नेट टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट ही निकालोगे, ठीक है ना? टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट ही निकालोगे फोर्स का। अब फोर्स कौन कौन सी है? एक तो ये फोर्स हो गई F, एक हो गई N1, एक N2। समझ लग रही बात? तो आप क्या करो, जिसके अबाउट हिंज्ड है, जिसके अबाउट हिंज्ड है, इसके अबाउट हिंज ना बेटा, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये क्रॉस कर रखा है ना, ये कीला ठोक रखा है, ये एक्सिस, ये वाली, ये जो पेन है आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जा रहा है ना? ये दिख रहा है ना सबको? ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है जो कि क्या है, एक तरह से जेड एक्सिस बोल लो, जेड एक्सिस है अपने पास, ठीक है ना? इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? टॉर्क देख रहे हो। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखोगे सारी फोर्सेस का, इस एक्सिस के अबाउट। समझ लग रही है बात? ठीक है। तो ये रॉड अगर ऐसे घूमती है किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, तो आप क्या कर रहे हो? इसी एक्सिस के अबाउट क्या देख रहे हो? टॉर्क। अब सर इसका फायदा क्या हुआ इस एक्सिस के अबाउट देखने का? देखो भाई, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हो टॉर्क, ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसकी फोर्स लिख लेते हैं, मतलब इसका टॉर्क लिख लेते हैं, ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट ये वाली एक्सिस, समझ पा रहे हो? ये वाली एक्सिस जो कि रॉड के एंड से क्या कर रही है? पास कर रही है, रॉड के इस वाले एंड से पास कर रही है, लेफ्ट वाले एंड से, और क्या है? बाहर की तरफ है, ठीक है? अब इस फोर्स का टॉर्क लिख लेते हैं। तो सर टॉर्क तो हमको पता है, वो तो होता है आर एफ परपेंडिकुलर या आर परपेंडिकुलर एफ। इसमें क्या लगाएं? इसमें ऐसा करते हैं, आर एफ परपेंडिकुलर लगा लेते। क्या लगा लेते? आर एफ परपेंडिकुलर। एफ है अपने पास, एफ के दो कंपोनेंट कर लिए, एक तो हो जाएगा अपने पास एफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा अपने पास एफ साइन थीटा। तो हमको पता है इस फोर्स के मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो भैया जो एफ फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क क्या आएगा? एफ फोर्स की वजह से टॉर्क क्या आएगा? तो आपके दो कंपोनेंट के लिए एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। हमको पता है कि एफ कॉस थीटा की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, ये तो पता ही है ना भाई?
इतना तो बता ही चुका हूं ना पिछली क्लास में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो एफ कॉस थीटा है ये उसी से पास कर रहा है, उसी एक्सिस से ही पास कर रहा है ना भाई। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट, ये देखो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है। और ये जो एफ कॉस थीटा है अगर इसको मैं पीछे प्रोड्यूस करूं ऐसे, इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करूं ऐसे, तो ये एफ कॉस थीटा किससे पास कर रहा है? इसी एक्सिस से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसी एक्सिस से पास कर रहा है। तो एफ कॉस थीटा को कोई भी टॉर्क नहीं होगा। पिछले लेक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से बता चुका हूं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, वरना फील से भी बता दो मुझे बेटा, फील से बताओ। इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड है अपने पास और आपने एक फोर्स ऐसे लगाई एफ कॉस थीटा ऐसे, तो बताओ कि ये जो एफ कॉस थीटा इस रॉड को घुमा सकती है क्या? ऐसे फोर्स लगा रहे हो बेटा, एक रॉड ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है ना, इसके ऊपर आप एफ कॉस थीटा ऐसे फोर्स लगा रहे हो, क्या एफ कॉस थीटा इस रॉड को घुमा सकती है? बेटा आप ऐसे खींच रहे हो ना, घुमा थोड़ी ना रहे हो। क्या एफ कॉस थीटा कोई घुमाऊ इफेक्ट दे रही है क्या? नहीं दे रही। इसका मतलब एफ कॉस थीटा का कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। तो फिर टॉर्क किसकी वजह से आएगा? परपेंडिकुलर फोर्स की, एफ साइन थीटा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर का, सिर्फ वही कंपोनेंट लेते हैं फोर्स का जो कि कौन सा होता है, परपेंडिकुलर। समझ लग रही बात? तो जो टॉर्क आएगा वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा, ठीक है। और टॉर्क कितना आ जाएगा अपने पास? सर एफ का जो टॉर्क आएगा वो आएगा आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर क्या है सर? आर है अपने पास लेंथ एल, आर तो यही है अपने पास, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो आ जाएगा अपने पास एल इंटू एफ परपेंडिकुलर क्या है, एफ साइन थीटा। समझ लग रही है बात? तो मैंने एफ फोर्स का टॉर्क लिख लिया। एफ फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है वो सिर्फ उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, यानी कि आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब बात करते हैं N1 और N2 के टॉर्क की। खुद बता दो बेटा फील से, ये एक्सिस रही, ठीक है ना, N1 फोर्स ऐसी लग रही है, N2 फोर्स ऐसी लग रही है। अब जो N1 और जो N2 है वो इसी एक्सिस से पास कर रही है ना। देखो ये एक्सिस है अपने पास, ये वाली एक्सिस, हा ये एक्सिस, ये एक्सिस, ठीक है। और N1 और N2 देखो, N2 और N1 इसी एक्सिस से पास कर रही है कि नहीं कर रही? देखो अगर इसको थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस करूं और N1 को थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस, एक्सिस से ही पास कर रही है। तो N1 और N2 भी कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगी। N1 और N2 भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगी। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी फोर्स अगर उस एक्सिस से पास करे जिसके अबाउट आप उसका टॉर्क देख रहे हो, या उस पॉइंट से पास करे जिसके अबाउट आप उसका टॉर्क देख रहे हो, तो उसका कोई भी टॉर्क नहीं आता। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कोई भी फोर्स उस एक्सिस से पास करे या उस पॉइंट से पास करे जिसके अबाउट आप क्या देख रहे हो, उसका टॉर्क देख रहे हो, तो उस फोर्स का कोई भी टॉर्क नहीं आता। तो उसी तरह जैसे अपने पास एफ कॉस थीटा का देखो पीछे प्रोड्यूस किया था, देखो इसी से पास कर रही है, हा तो जा रही ना काटती, समझ लग रही बात, ठीक है। तो देखो इसका मतलब एफ कॉस थीटा का कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। N2 को देखो थोड़ा सा प्रोड्यूस करा रहे, N2 भी देखो इसी क्रॉस से पास कर रही है, N1 भी देखो इसी क्रॉस से पास कर रही है। तो इसका मतलब N1 N2 और एफ कॉस थीटा को कोई भी टॉर्क नहीं है। तो सर एफ साइन थीटा को करना प्रोड्यूस कर लो भाई, क्या एफ साइन थीटा पास कर रहा है इस क्रॉस से? नहीं, इसीलिए इसका टॉर्क है। और कितना है? आर यानी एल इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर क्या है? एफ साइन थीटा। समझ लग रही बात? इतनी क्लियर है कि नहीं? चलो, तो टॉर्क किस किस का जीरो हो गया? एफ कॉस थीटा का भी टॉर्क जीरो हो गया भाई, N1 का भी टॉर्क जीरो हो गया, N2 का टॉर्क जीरो हो गया। तो सर N1 और N2 फिर लिखे ही किस लिए थे अगर इनका टॉर्क जीरो है? बेटा समझाना मेरा काम है। अगर मैं आपको नहीं बताता कि भाई N1 और N2 भी कोई फोर्स लग रहे होंगे तो गलत हो जाता, क्योंकि मैंने आपको आधा अधूरा ज्ञान दिया होता, ठीक है ना। मैंने आपको क्या दिखाया होता? सिर्फ एफ फोर्स लग रही है, उसके दो कंपोनेंट कर देते हैं, एफ साइन थीटा एक एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा की वजह से टॉर्क जीरो है, एफ साइन थीटा की वजह से टॉर्क आ जाता है एल इंटू एफ साइन थीटा, ठीक है। और मैं आपको N1 N2 दिखाता नहीं। तो हाँ वो बात अलग है कि इस एक्सिस के अबाउट N1 और N2 का टॉर्क क्या है? जीरो है। लेकिन आपको यह बताना भी तो जरूरी था कि N1 और N2 यानी कि हिंज फोर्सेस भी तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। वो बात अलग है कि हम लोगों ने जिस एक्सिस के अबाउट देखा उस एक्सिस के अबाउट N1 और N2 का टॉर्क क्या है? जीरो है। हम लोगों ने जानबूझ के इस एक्सिस के अबाउट देखा बेटा, जानबूझ के। क्यों? क्योंकि हमको N1 और N2 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेस्ट क्या है, आप जहां पर हिंज हो ना, हमेशा याद रखना, अगर तो अपने पास कोई भी बॉडी हिंज्ड है
जहां पर वो हिंज है, जहां पर कील ठोक रखी है ना, आप उसी के अबाउट क्या लिखो, टॉर्क लिखो। जिस एक्सिस के अबाउट वो हिंज है, यहां पर देखो इस एक्सिस के अबाउट हिंज है ना भाई, इस एक्सिस के अबाउट कील ठोक रखी है, तो इसी के अबाउट क्या लिखो आप, नेट टॉर्क लिखो। तो उससे क्या होगा कि जो भी हिंज फोर्सेज होंगी वो पास तो यहीं से करेंगी ना, इसी एक्सिस से। तो अगर आपको हिंज फोर्सेस के बारे में नहीं भी पता है, वैल्यू नहीं पता है, तो भी उनका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। समझ लग रही है? तो N1 N2 हिंज फोर्सेस दोनों इसी क्रॉस से पास कर रही हैं, तो इन दोनों का टॉर्क जीरो। एफ कॉस थीटा का भी टॉर्क जीरो, सिर्फ किसका टॉर्क आया, एफ साइन थीटा का, ठीक है ना। एल इंटू एफ साइन थीटा आ गया अपने पास। तो यही तो नेट टॉर्क हो गया, ये नेट टॉर्क हो गया अपने पास, इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यही फॉर्मूला होता है, आई इंटू अल्फा। अब आई लिखना है। अब आई बताओ, हम लोगों ने जो भी टॉर्क लिखी है वो तो इस एक्सिस के अबाउट लिखी है, ये वाली एक्सिस, ये जेड वाली एक्सिस, ठीक है ना। जो कि क्या कर रही है, जो कि क्या कर रही है, रॉड के इस एंड से पास कर रही है, रॉड के एंड से पास कर रही है, और लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर। अरे भाई ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ये क्या लेंथ के परपेंडिकुलर है। और आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि अगर अपने पास एक रॉड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और रॉड क्या कर रही है, रॉड क्या कर रही है, घूम रही है, या बोल लो हम लोग रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं किस एक्सिस के अबाउट, जो कि रॉड के एंड से पास कर रही है और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। रॉड के एंड से पास कर रही है और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर। तो कितना आता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/3। अरे यही आता था, ठीक है ना भाई। अब कहोगे सर यहां पे तो आपने ऐसे बना दी और यहां पर तो आप ये वाली ले रहे हो। अरे प्रभु, आप चाहे ऐसी देख लो चाहे ऐसे देख लो, ये वाली, ये वाली, ये वाली, दोनों का अबाउट आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही बात, ठीक है। तो आई को आप क्या लिखते हो, ये आ जाएगा एल एफ साइन थीटा। आई को क्या लिख सकते हो आप, ml²/3, ml²/3। बेटा जो ये एक्सिस है, ठीक है ना, ये तो आप सामने से देख रहे हो, ठीक है ना, और ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हम तो किसके अबाउट देख रहे हैं, इस वाली के अबाउट ना, इस वाली के अबाउट, ये इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ml²/3। जो इसके अबाउट होगा वही इसके अबाउट होगा, क्योंकि थिकनेस तो नेग्लिजिबल है ना बेटा, थिकनेस तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। ml²/3 इंटू अल्फा। तो जल्दी से बता दो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, एल ने एक एल को मार दिया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी 3f साइन थीटा अपॉन एम एल। दिस इज द आंसर। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ये आंसर है। तो देखो बेटा, इस चीज से हम लोगों को क्या क्या पता चला, इस चीज में हम लोगों को क्या क्या पता चला। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी बॉडी कहीं पर हिंज्ड है तो हिंज्ड फोर्सेस लगती हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि जब भी आप नेट टॉर्क निकालोगे किसके अबाउट निकालोगे, हमेशा जहां पर हिंज होगा उस एक्सिस के अबाउट। क्यों, क्योंकि हमको हिंज फोर्सेस के बारे में पता नहीं है ना उनकी वैल्यू पता है, तो बेटर है कि आप जहां पर हिंज फोर्सेस लग रही है, यानी कि जहां पर हिंज्ड है उस एक्सिस के अबाउट क्या करो, आप नेट टॉर्क निकालो। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जो हिंज फोर्सेस हैं N1 और N2 उनका टॉर्क अपने आप ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो उसी से पास कर रही है। और बाकी जो नॉन फोर्सेस होंगी उनका आप टॉर्क निकाल लेना और उसको किसके अबाउट कर देना, किसके इक्वल कर देना, आई अल्फा के इक्वल कर। समझ लग रही है बात, उसको किसके इक्वल कर देना आप, आई इंटू अल्फा के इक्वल कर देना। एक और बार दोबारा से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने पास क्या होगा, एक बॉडी होगी, ठीक है ना, उस बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही होंगी, क्या पता वो बॉडी हिंज्ड भी हो। तो अगर हिंज होगी तो उसके ऊपर हिंज फोर्सेस भी लग रही होंगी जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही। अब वो हिंज फोर्सेस की वैल्यू जो मर्जी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जब भी नेट टॉर्क निकालना है तो नेट टॉर्क आपने हमेशा हिंज वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, जो भी हिंज फोर्सेस होंगी जैसी मर्जी हो अपने पास, जो मर्जी वैल्यू हो, उनका जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और बाकी जो नॉन फोर्सेस होंगी बॉडी के ऊपर लग रही होंगी, जैसे एफ लग रही थी, उसका तो टॉर्क आप निकाल ही लोगे इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। आर एफ परपेंडिकुलर लगा देने, आर परपेंडिकुलर एफ, और जो भी नेट टॉर्क आया उसको इक्वल टू आई अल्फा कर देना, वहां से अल्फा आ जाएगा।
इस तरीके से हम लोग करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज समझ लग रही बात? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? चलो अब देखो एक सवाल और समझो। अपने पास क्या है, एक रॉड है, रॉड है, इसको मैंने यहां पे हिंज कर रखा है, यहां से हिंज कर रखा है, यहां से ठोक दिया ठा ठा। और ये जो रॉड है इसका मास m है, लेंथ l है। अभी मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा था, ऐसे पकड़ के रखा था, ऐसे पकड़ के रखा था, एकदम से छोड़ू तो ये रॉड क्या करेगी, नीचे जाएगी ग्रेविटी की वजह से। mg लग रहा होगा ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो आपसे सवाल क्या पूछ रखा है, फाइंड फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन of the rod just after release, just after release। कि जैसे ही आपने रॉड को रिलीज किया, जैसे मैंने पकड़ रखा ना, अभी ऐसे पकड़ रखा है, अभी तो सीधी सीधी जैसे छोड़ूंगा, तो छोड़ते ही बताओ मुझे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इसका मतलब सर अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहे हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगी, जब कुछ नेट टॉर्क आएगी। अगर छोड़ते ही कुछ नेट टॉर्क आएगी तो उस हिसाब से हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन लिख देंगे। लेकिन यहां पर हिंज है, तो आप नेट टॉर्क किसके अबाउट लिखोगे, ये हिंज वाली एक्सिस के अबाउट। आहा, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, समझ लग रही है बात? ठीक है ना, ये चीज क्लियर है कि नहीं? अब सर फोर्सेस क्या क्या होंगी, फोर्सेस तो भाई कौन कौन सी होंगी, हिंज फोर्सेस तो होंगी। इस बार नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि मैं इसी वाली एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा हूं, हिंज वाली एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा हूं, नेट टॉर्क लिख रहा हूं। तो अब हिंज फोर्सेस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ गया कि हिंज फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हमको यह भी पता है कि अगर मैं इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा हूं, इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा हूं, नेट टॉर्क निकाल रहा हूं, ये हिंज वाली एक्सिस के अबाउट ही क्या कर रहा हूं, नेट टॉर्क निकाल रहा हूं, तो हिंज फोर्सेस का टॉर्क 0 आ जाएगा। तो आपको हिंज फोर्सेस दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ लग रही बात? अब सर और कौन सी फोर्स लगेगी, और लगेगी भाई साहब वेट, वेट लगेगा भाई साहब, वेट। वेट कहां पे लगता है, सेंटर ऑफ मास पे। भैया ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, यहां पे लग रहा होगा mg, ठीक है। तो जैसे ही आपने छोड़ा टक, जैसे ही आपने छोड़ा, जैसे आप छोड़ोगे तो तुरंत छोड़ने के तुरंत ही ये रॉड चल के नीचे थोड़ी ना जाएगी, जैसे छोड़ोगे तो ये रॉड यहीं पे ऐसे ही रहेगी। आपसे क्या पूछा है, जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रीड। जैसे ही मैं इसको जैसे पकड़ रखा मैंने, जैसे छोड़ूंगा तो तुरंत यहीं पे रहेगा ना, एकदम थोड़ी नीचे चला आएगा। मैं क्या पूछ रहा हूं, जस्ट आफ्टर रिलीज, जैसे आपने छोड़ा तुरंत ही बता दो कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, तो ऐसी ही रहेगी। ठीक। अब देखो, अब एक चीज देखना, अगर आप इस एक्सिस की बात करो, इस एक्सिस के अबाउट टोटल लेंथ l है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई साहब, l/2। हमको पता है कि जो हिंज फोर्स है उनका टॉर्क तो 0 हो गया। अब कौन सी फोर्स बची, mg फोर्स। mg फोर्स का टॉर्क क्या होगा सर, इस एक्सिस के अबाउट, तो टॉर्क क्या होता है अपने पास, r इंटू एफ परपेंडिकुलर। r तो क्या हो गया l/2, एफ परपेंडिकुलर क्या है बेटा, एक चीज बताओ, ये वाली जो फोर्स है mg, ये ऑलरेडी r के परपेंडिकुलर है, इसका तो कोई कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। वैसे r इंटू एफ परपेंडिकुलर क्या होता है, एफ परपेंडिकुलर क्या होता है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि r के परपेंडिकुलर हो। लेकिन यहां पे खुद ही फोर्स क्या है, r के परपेंडिकुलर है, यानी l/2 के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा अपने पास, सीधा mg, तो फोर्स वो जो कि परपेंडिकुलर है, इंटू l/2, l/2 इंटू mg, r इंटू एफ परपेंडिकुलर, r इंटू एफ परपेंडिकुलर, नेट टॉर्क होगी। किसके अबाउट देख रहे हो आप टॉर्क, ओ पॉइंट के अबाउट, यानी ये लिए जो एक्सिस अपने पास इसके अबाउट, ठीक है ना, इस वाली एक्सिस के अबाउट। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो खुद बताओ, खुद बताओ, l/2 इंटू mg आ जाएगा, तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा कितना आएगा भाई, अल्फा कितना आएगा, ये रॉड है अपने पास, इसके ऊपर mg फोर्स लग रही है, mg फोर्स का जो टॉर्क आया हुआ है l/2 इंटू mg, ठीक है। तो ये नेट टॉर्क हो गया। अब नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है, l/2 mg। आई कितना हो जाएगा, आई किसके अबाउट आई लिखोगे भाई, जिसके अबाउट टॉर्क लिखा, टॉर्क किसके अबाउट लिखा, इस एक्सिस के अबाउट, यानी एक्सिस के अबाउट। अब ये जो एक्सिस है बेटा, ये जो एक्सिस है, ये किससे पास कर रही है, रॉड के एंड से पास कर रही है, और रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, रॉड की लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, ml² बाय
3 इंटू अल्फा, अल्फा निकल जाएगा। एक एल ने एल को मार दिया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा 3/2 एम। अच्छा एम से एम भी काट दो, एम से एम भी काट दो भाई, लो एम भी गया, तो 3/2 टू जी बाय, दिस इज द आंसर। क्या आंसर है? समझ लग रही है बेटा? ऐसे निकालते हैं। आप नेट टॉर्क देखो, नेट टॉर्क देखो, और अगर तो बॉडी हिंज है तो हमेशा किसके अबाउट देखो? हिंज के अबाउट। ठीक है, नेट टॉर्क देखो इक्वल टू आई अल्फा करो। ठीक है, चलो एक सवाल और, एक सवाल और इसी में बढ़िया सवाल। बढ़िया सवाल क्या क्या होता बढ़िया सवाल? क्वेश्चन, अभी तो रॉड क्या थी? यहां पर थी, रॉड कहां पर थी? स्ट्रेट थी। कहां पर हिंज थी? यहां पर हिंज थी। तो मैंने क्या किया था, जैसे ही मैंने पकड़ रखा था, जैसे ही मैंने छोड़ा, मैंने आपसे पूछ लिया अल्फा क्या होगा, आपने निकाल दिया। आंसर कितना आया? 3/2 जी बाय एल। ये आंसर आया 3/2 जी बाय एल, ये तो आंसर आया। लेकिन अगर ये रॉड थोड़ा सा नीचे आ जाती किसी एंगल पर, फिर आंसर क्या होता? देखो भाई, वो भी बता देते हैं। मान लो ये जो रॉड है ये यहां पे आ जाती कुछ ऐसे, अरे प्रभु ये क्या बन रहा? ये नहीं बन रहा भाई, तो मटियाओ, हम खुद बना लेते हैं अपनी। मान लो रॉड यहां आ जाती ऐसे इसी एंगल पर घूम के ऐसे, समझ पा रहे हो बात? घूम के रॉड ऐसे आ जाती, ले ओ भाई आ गई रॉड अपनी, ये ऐसे घूम के आ जाती है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? कितना एंगल? कितना एंगल? थीटा एंगल पे आ जाती रॉड, किसी थीटा एंगल पे आ जाती भाई। कितने एंगल पे आ जाती रॉड? थीटा एंगल पे आ जाती। रॉड की थिकनेस क्या है? नेग्लिजिबल है, मास m है, लेंथ l है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जब रॉड को छोड़ा तो छोड़ते ही आपको एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं बतानी, क्योंकि आप बता चुके हो पिछले सवाल में। अब जब रॉड किसी थीटा एंगल पर आ गई है, जब रॉड किसी थीटा एंगल पर आ गई है, हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पर आ गई, अब बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, यानी कि अब बताओ अल्फा क्या होगा। ठीक है ना, फाइंड अल्फा। समझ लग रही है बात? क्वेश्चन क्या है? फाइंड अल्फा, अल्फा बताना है। कुछ नहीं बेटा, वही करना है, सेम काम। नेट टॉर्क देखो इक्वल टू आई अल्फा कर दो, नेट टॉर्क देखो इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो फोर्सेस में तो हिंज फोर्सेस भी लग रही होंगी, लेकिन हम लोग किसके अबाउट देखेंगे टॉर्क? हम लोग इसी एक्सिस के अबाउट देखेंगे, ये वाली एक्सिस। तो इस वाली एक्सिस के अबाउट देखोगे तो जो भी हिंज फोर्सेस लग रही होंगी उनका कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, उनका कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। फिर किसका टॉर्क आएगा सर अगर अल्फा निकाल रहे हो? एक फोर्स बची ना, एम जी। कौन सी? एम जी, ये रहा एम, ये सेंटर ऑफ मास, ये है एम जी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास? सर जी सेंटर ऑफ मास तो कितनी दूरी पर होता है? L/2 की दूरी पर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई, तो mg का तो टॉर्क आ रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट। अब सर वो टॉर्क कितना होगा? अब टॉर्क या तो आप लिखते हो RF परपेंडिकुलर, ठीक है, टॉर्क के मैग्नीट्यूड को, या आप लिखते हो R परपेंडिकुलर F। अब देखो इसमें क्या करना आसान है, इसमें फोर्स का कंपोनेंट लेना आसान है कि R का, R क्या है? R तो क्या होता है जहां पर फोर्स लग रही होती है, ये R है। R तो क्या है? L/2 है ना भाई, R तो क्या है? L/2। तो L/2 का कंपोनेंट लेना आसान है। अब R का कौन सा कंपोनेंट लेना? परपेंडिकुलर वाला, यानी कि R का वो कंपोनेंट जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर हो। देखो R का वो कंपोनेंट, ये देखो, अगर मैं फोर्स की लाइन को थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस करूं तो ये R है अपने पास, ये R, ये R है। तो R का ये वाला कंपोनेंट देख सकते हो बेटा, ये वाला कंपोनेंट, ये R है अपने पास, ये R, ठीक है, यानी कि L/2 है अपने पास। R क्या है? L/2। L/2 का वो वाला कंपोनेंट जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर हो, तो देखो यही होगा ना वो, ये
ये यही होगा ना भाई। ये फोर्स है अपने पास mg, अगर इस लाइन को मैं पीछे थोड़ा सा प्रोड्यूस करूं तो भाई साहब क्या होगा, यही तो होगा ना। समझ लग रही बात। ये अगर अपने पास क्या है, आर है, आर का वो वाला कंपोनेंट जो कि फोर्स के क्या हो, परपेंडिकुलर, यानी यही तो होगा अपने पास आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का मतलब आर का वाला कंपोनेंट जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर। फोर्स की लाइन ये वाली रही, ये आर परपेंडिकुलर। अब होगा कितना, अगर ये L/2 है तो ये कितना होगा, ये थीटा एंगल है तो ये कितना होगा, L/2 cos थीटा। समझ लग रही है ये बात। तो इस वाले में मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, आर परपेंडिकुलर एफ। ठीक है ना। आप चाहो तो mg का भी कंपोनेंट कर सकते हो, mg के भी 2 कंपोनेंट कर लो, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको करना है आंसर सेम आएगा बेटा, आंसर सेम आएगा 200%। ठीक है। तो देखो भाई, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। नेट टॉर्क भैया, हिंज फोर्सेस का टॉर्क तो 0 इस एक्सिस के अबाउट। किसका टॉर्क देखा हम लोगों ने, mg का देखा, किस फॉर्मूले से, आर परपेंडिकुलर एफ, इस फॉर्मूले से। आर परपेंडिकुलर कितना है, L/2 cos थीटा इंटू एफ क्या है, फोर्स, फोर्स क्या है mg। ठीक है भैया, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ इज इक्वल टू आई, किस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट आपने क्या देखा है, टॉर्क देखा है। अब सर ये वाली एक्सिस तो वही वाली एक्सिस है जो कि एंड से पास कर रही है, और रॉड की लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है, रॉड की लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ml²/3 इंटू एल्फा। बता दो भाई आंसर कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है। एक एल से ये एल चला गया तो आंसर आ रहा है अपने पास अल्फा बराबर 3/2 cos थीटा, एम से एम भी उड़ा दो, इंटू g/l। ये आंसर आ जाएगा। क्या टफ है क्या, टफ है क्या, नहीं। अगर आप ध्यान दोगे ये सवाल आसान भी है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। चलो भाई, अब कुछ सवाल प्रीवियस ईयर वाले देख लेते हैं जल्दी से। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, ये डिस्क है अपने पास, ये पूरी की पूरी क्या है, डिस्क है, ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस कितना है, रेडियस कितना बेटा, रेडियस है अपने पास 20 सेंटीमीटर। कितना है रेडियस, 20 सेंटीमीटर। एट द इंस्टेंट व्हेन अ फोर्स 20 न्यूटन इज अप्लाइड टेंजेंशियली एज शोन। ये डिस्क है अपने पास, यहां से हिंज है, देखो यहां से हिंज है, दिखाई पड़ रहा है, यहां से देखो ये हिंज कर रखी है, यानी कि ये डिस्क इसी के अबाउट ऐसे से घूम सकती है, सिर्फ हिंज है ना, यहां से कील ठोक दी है तो ये सिर्फ इसी के अबाउट घूम सकती है। अब आपने फोर्स कैसे लगाई, टेंजेंशियल लगाई ऐसे, तो पूछ रहा है इस फोर्स की वजह से कुछ टॉर्क आएगा, उस टॉर्क का बताओ अल्फा कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वो कैसे लगाएंगे भाई, नेट टॉर्क तो सर क्या होता है अपने पास, आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क तो इस फोर्स का होगा भाई, कितना होगा, ये आर हो गया, किसके अबाउट देख रहे हो, मैंने आपको बताया किसके अबाउट देखोगे, हमेशा हिंज वाली एक्सिस के अबाउट। तो अगर आप हिंज वाली एक्सिस के अबाउट देखोगे टॉर्क, इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट, तो टॉर्क क्या होगा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। अब यहां पे फोर्स तो ये खुद ही परपेंडिकुलर है आर के, तो इसके कंपोनेंट तो लेने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आर इंटू एफ हो जाएगा अपने पास। कितना हो जाएगा, आर इंटू एफ। समझ लग रही है बात, एफ परपेंडिकुलर, फोर्स तो खुद ही परपेंडिकुलर है, आर एफ इज इक्वल टू इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस जो कि क्या कर रही है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और डिस्क के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि इसके अबाउट देखना है अल्फा कितना होगा। अरे यही तो पूछा गया। तो मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था अगर अपने पास डिस्क है एक, अगर अपने पास एक्सिस है जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, होता था mr²/2। बेटा अगर नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लेक्चर, इंटू अल्फा। आर ने एक आर को मार दिया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2f/mr। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज क्या क्या है, 2, एफ की वैल्यू इस पेन से नहीं लिखे, मजा नहीं आता इससे, सफेद से लिखेंगे। 2, एफ की वैल्यू कितनी है भाई, 20 है, एम कितना है, 10 है, और आर कितना है, आर है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है भाई, ये चले गए प्रभु, और एक 2 से एक 2 चला जाएगा तो ऊपर कितना रह जाएगा, 20, यानी कि 20 रेडियन
पर सेकंड स्क्वायर इज अल्फा। दिस इज द आंसर। समझ आया? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। ये वाला सवाल ऑलरेडी आ चुका है, ईयर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग करेंगे। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड टेंजेंशियली। देखो, एक ये एफ फोर्स है और एक ये एफ फोर्स है, दो फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल है। देखो, ये भी एफ है और ये भी एफ है, लेकिन कैसे लग रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है। इसको अगर मैं बड़ा बड़ा बनाऊं इधर पे तो कैसा है? ये ऐसे है अपने पास एक डिस्क, डिस्क पर दो फोर्सेस लग रही हैं जो कि इक्वल एंड अपोजिट है। एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ऑपोजिट है। ठीक है, टेंजेंशियली टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r एज शोन इन द फिगर, इफ द डिस्क इज पाइवेटेड, पाइवेटेड मतलब कीला ठोक रखा है, कहां पर? एट इट्स सेंटर, सेंटर पर कीला ठोक रखा है, यानी कि यहां पर हिंज्ड है। ठीक है, एंड फ्री टू रोटेट इन इट्स प्लेन, अपने प्लेन में ऐसे घूम सकती है, ऐसे गोल गोल। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, तो बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी डिस्क की? ठीक है, देखो प्रभु, देखो भाई, ये है डिस्क का सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट आपने क्या करना है? नेट टॉर्क देख लेना है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, अगर इसका रेडियस r मान लें, ये भी रेडियस, तो इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट ये फोर्स कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है? ऐसे, देखो, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है, तो टॉर्क किधर आएगा? अंदर की तरफ। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इस वाली फोर्स की बात कर लेते हैं। ये वाली फोर्स भी डिस्क को कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है? ऐसे, तो ऐसे उंगलियां घुमाई भैया, यहां हाथ लो, यहां पे फोर्स ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है, जिस सेंस में घूम रहा उस सेंस में उंगलियां घुमा लिया करो। ठीक है, ऐसे घूम रहा क्लॉकवाइज, तो अंगूठा अंदर, यानी टॉर्क अंदर की तरफ। ये वाली फोर्स भी कैसे घुमा रही है? क्लॉकवाइज, तो भी अंगूठा अंदर। तो यानी कि इसका जो टॉर्क है वो भी अंदर, इस वाली फोर्स का टॉर्क ये भी अंदर, यानी कि दोनों का जो टॉर्क होगा वो सब्ट्रैक्ट होंगे कि ऐड होंगे? सर ऐड होंगे, सर ऐड होंगे। सब्ट्रैक्ट हो जाता तो जीरो आंसर हो जाता भाई। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस आर है, यहां पे भी फोर्स और डिस्टेंस क्या है? आर है, जीरो हो जाता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहे हैं, ये भी ऐसे घुमा रही है क्लॉकवाइज और ये भी ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो नेट टॉर्क क्या लिखेंगे भाई साहब? नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इस वाली फोर्स का टॉर्क क्या होगा? अंदर की तरफ। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर इंटू एफ। ठीक है ना, बार बार मैं आर परपेंडिकुलर एफ या आर एफ परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा, समझा चुका हूं। आर इंटू एफ। इस वाली का भी क्या होगा? आर इंटू एफ ही होगा। किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट, तो 2 इंटू आर इंटू एफ। ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। आप कहोगे सर अंदर की तरफ टॉर्क आ रहा है तो आपने माइनस साइन क्यों नहीं लिया? पहले तो आप पिछले लेक्चर में ले रहे थे। बेटा मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं टॉर्क का। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है? आर एफ इंटू टू। टू किस लिए? क्योंकि ये और ये दोनों एड अप हो गई। ठीक है, कोई चाहे डायरेक्शन लिखना तो मैं माइनस लगा दूंगा, क्योंकि नेट टॉर्क चाहे इस फोर्स की वजह से चाहे इस फोर्स की वजह से, दोनों की किधर आ रहा है? इनसाइड। और इनसाइड में नेगेटिव लेके चलता था और आउटसाइड में कैसे लेके चलता था? टॉर्क को पॉजिटिव लेके चलता था। तो कोई लिखना चाहे तो लिख दे, बस डायरेक्शन दिखा रहा है। हमसे तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड ही लिख दो भाई। अगर अपने पास और कुछ होता, क्या होता? अगर अपने पास ये होता कि और कोई भी फोर्स होती जिसकी वजह से टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा होता, फिर मैं ले लेता, एक को प्लस ले लेता, एक को माइनस ले लेता। लेकिन यहां पे करने की जरूरत नहीं है, दोनों का क्या है? टॉर्क अंदर की तरफ है, मैग्नीट्यूड ही लिख लेता हूं। 2 इंटू आर इंटू एफ इज इक्वल टू आई। आई किस एक्सिस के अबाउट? देखो इसी एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, यानी कि ऐसे घूम रहा है किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। आई कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2, पता है ना, इंटू अल्फा। भैया जी क्या आंसर आएगा? आर ने आर को मार दिया तो आंसर कितना आ गया अल्फा का? 2f अपॉन एम आर। दिस इज द आंसर, 2f अपॉन एम आर। बहुत सही। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टेंजेंशियली टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r एज शोन। द डिस्क इज सही है, तो 2f अपॉन एम आर। अच्छा ठीक है, सॉरी 2 नहीं आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। वही मेरे को साला आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ये तो गजब हुई गवा, तो गजब हुई गवा। ये 2 है, 2 इधर जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बनाएगा ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
4f बाय mr। फालतू में क्वेश्चन पढ़ पा दिए तुमसे। चलो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 4f बाय mr। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेंजेंशियल नहीं द इंस्टेंटेनियस angular position of a point on a rotating wheel is given by theta equals to 2t cube minus 6t square। अपने को कोई भी व्हील होगा भाई, कोई भी व्हील है अपने पास, ठीक है, उस पे क्या दे रखा अपने को, ये दे रखा है, थीटा दे रखा है, ठीक है। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो एट, आपसे पूछा है कि टॉर्क जीरो कब होगी। कोई भी व्हील है बेटा, ये व्हील है अपने पास, ठीक है, इस तरीके से इस व्हील के ऊपर, ये समझो कोई भी व्हील है, पहिया है, इसके ऊपर समझो कोई पॉइंट है, ये व्हील ऐसा करके घूम रहा है समझो। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी घूम रहा होगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट है समझो, अभी इनिशियली t इक्वल टू 0 पे यहां पर था, थोड़ी देर बाद ससुरा यहां पे चला आएगा, कहीं इस जगह पे कुछ थीटा एंगल रोटेट कर लेगा, ठीक है ना। तो ये जो थीटा एंगल रोटेट कर रहा है, ये जो पॉइंट है अभी यहां पर आ जाएगा, हरा पॉइंट मान लेते हैं, ऐसा करो पिंक ही मान देते हैं, ये पिंक पॉइंट है, पहले यहां पर था, अब यहां पर आ जाता है किसी भी टाइम t पर, पहले यहां पर था t इक्वल टू 0 पर, किसी भी टाइम t पर यहां पर आ जाता है। तो जो उसकी एंगुलर पोजीशन है वो क्या दे रखी है, थीटा बराबर 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। अपन से पूछा गया है कि टॉर्क जो व्हील पर लग रही है वो जीरो कब होगी, टॉर्क जो व्हील पर लग रही है वो जीरो कब होगी। बेटा अपने को पता है कि नेट टॉर्क क्या होता है, I इंटू अल्फा, ठीक है। अब अगर टॉर्क जीरो हो जाएगी तो अल्फा भी क्या हो जाएगा अपना, जीरो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो होने से रहा, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट समझो अगर घूम रहा है, ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कुछ हो गई। तो भैया अगर टॉर्क जीरो, इसका मतलब अल्फा जीरो करना है, तो यानी कि बेसिकली उसने ये पूछा हुआ है कि वो टाइम बताओ जिसपे अल्फा जीरो हो जाए। एक्चुअल में तो क्या पूछा उसने, द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स जीरो एट, किस टाइम पे होगा, उसने तो ये पूछा कि किस टाइम पे टॉर्क जीरो होगा, लेकिन हमको पता है जब टॉर्क जीरो होगा तभी तो क्या होगा, अल्फा भी जीरो होगा, ठीक है। तो अल्फा जीरो देख लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, थीटा पता है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, ये हो जाएगा अपने पास 6t स्क्वायर माइनस 12t। एक और बार डिफरेंशिएट कर लो भाई, तो अल्फा निकल आएगा, अल्फा कितना हो जाएगा भाई, 12t माइनस 12, इतना हो जाएगा। तो वो टाइम बता दो जब अल्फा जीरो हो जाए, क्योंकि उसी टाइम पे तो क्या होगा, टॉर्क भी जीरो होगा, तो इसको जीरो कर दिया तो टाइम कितना निकल के आ जाएगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर अपने पास अल्फा जीरो हो जाएगा और टॉर्क भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो देखो भाई ये चीज थी अपने पास टॉर्क वाली चीज, टॉर्क के बारे में हम लोगों ने काफी बात कर दी है, इतनी चीज क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग क्या करते हैं, नेट फोर्स जीरो कर देते हैं, नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं। अगर अपने पास कोई बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, उसके पास कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कर देते हैं और जैसे अल्फा अल्फा निकाल लेते हैं। ये चीजें समझ आ गई, क्लियर है, ठीक। अब देखो अपने पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है रेडियस ऑफ गायरेशन। पिछले लेक्चर में बताया था ना रेडियस ऑफ गायरेशन ही पढ़ना है, लेकिन हो नहीं पाया था। अब जो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। सबसे पहले जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसको डिनोट हम लोग किससे करते हैं, इसको डिनोट हम लोग करते हैं के से। सर नाम रेडियस ऑफ गायरेशन, थोड़ा पूरे उसमें कहीं के तो है ही नहीं, फिर के से क्यों डिनोट करते हैं, बट हमसे क्या, हमें क्या पता, हमें नहीं पता भैया किस लिए करते हो, पगले साइंटिस्ट थे जिन्होंने करा होगा, ठीक है ना, जिसने भी इसका नामकरण करा, वाकई में जी रख देते, कुछ भी रख देते, के रख दिया उन्होंने, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो सिंबल है वो क्या है अपने पास, के, क्या है, के। आप बुक्स में देखोगे आपको के से डिनोट होगा सिंबल, रेडियस ऑफ गायरेशन सिंबल क्या है, के। अब जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो है क्या, नाम से ही पता चल रहा, रेडियस ऑफ गायरेशन। बेटा
जो रेडियस ऑफ गायरेशन है बेसिकली एक डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। अब सर किसका डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस, वो आएगा। लेकिन जो अभी आपने को समझना है वो क्या है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या है? डिस्टेंस है, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग के से। ये कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो यूनिट क्या हो जाएंगे? अगर डिस्टेंस है तो यूनिट क्या हो जाएंगी? मीटर हो जाएंगी। इतना समझ आ रहा है? अब भाई ये होता क्या है, समझना मेरी बात ध्यान से बेटा, सुनने वाली बात है। समझो अगर अपने पास कोई भी एक बॉडी है एम मास की, मास कितना है बॉडी का, ठीक है, और ये जो बॉडी है ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, और इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आई है। मेरे पास कोई भी ऊबड़ खाबड़ शेप की बॉडी है, ठीक है ना, पिच की पिचकाई, जैसे तुम्हारी शक्लें, ठीक है ना, उस टाइप की अपने पास क्या है? बॉडी है। उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वो क्या है? आई है। बॉडी का मास क्या है? M। तो सर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? अगर मैं इस बॉडी को पिचका दूं, तोड़ मरोड़ के, ऐसे मुक्के मार के और पिचका पुचकू के एक पॉइंट मास बना दूं, ठीक है ना, और उस पॉइंट मास का मास कितना होगा? उतना ही जितना बॉडी का मास है। आपने क्या किया? बस शेप चेंज करके उसको क्या कर दिया? ऐसे घूसे मार मार के, मुक्के घुसंट मार मार के, ऊपर नीचे मार मार के आपने क्या कर दिया? उसको पॉइंट मास बना दिया। क्या बना दिया? पॉइंट मास। उस पॉइंट मास का भी मास क्या है? वही है जो कि ओरिजिनल बॉडी का मास था। यानी कि आपने बस उसकी शेप चेंज कर दी, उसको पॉइंट मास बना दिया। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि भैया अगर एक बॉडी है, उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो अगर मैं इस बॉडी को पिचका के एक पॉइंट मास बना दूं, एक पॉइंट मास बना दूं, तो उस पॉइंट मास को एक्सिस से, इसी एक्सिस से कितनी दूरी पर रखूं? इस पॉइंट मास को इस एक्सिस से कितनी दूरी पर रखूं कि इस पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वही आ जाए जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोबारा 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 दोबारा, सर जी क्या बोल गए? क्या बोल गए? नहीं पढ़ा, दोबारा सुनो। सुबह बॉडी है, उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई है। बॉडी का मास क्या है? एम। आपने बॉडी को तोड़ा मरोड़ा और उसको पॉइंट साइज का बना दिया, ठीक है ना, ये है वो पॉइंट साइज एम। तो पूछा जा रहा है इस पॉइंट साइज मास एम को कहां पर रखूं? इस एक्सिस से, उसी एक्सिस से जिससे आपने बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिया था, इस एक्सिस से कहां पर रखूं ताकि इस पॉइंट साइज मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वही आ जाए जो कभी ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस एक्सिस के अबाउट। तो जो ये दूरी है जहां पर रखूं, ये जो दूरी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ आया बेटा? समझाना इसको बहुत मुश्किल है, खासकर कि एक बार में। तो कोशिश करो कि आपको मैं समझा पाऊं, समझने की कोशिश करो। दोबारा से बोल रहा हूं, तीसरी बार। क्या बन रहा है सर? दोबारा से बोल रहा हूं तीसरी बार, लैब ही नहीं बन रही, बाहर में जा लैब। सुनो, अपने पास एक बॉडी है, एम मास की बॉडी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या है? आई है। इतनी क्लियर? मैंने तोड़ मरोड़ के उसको क्या किया? पॉइंट साइज मास में कन्वर्ट कर दिया। उस पॉइंट साइज मास को मैं कितनी दूरी पर रखूं, कितनी दूरी पर रखूं उसी एक्सिस से कि इस पॉइंट साइज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वही आ जाए जो कि इस बॉडी का था, यानी आई के बराबर, ठीक है ना। तो वो जो दूरी होती है उसी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मुझे पता है कि सर अगर कोई भी पॉइंट साइज मास है और उसका डिस्टेंस पता है एक्सिस से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m इंटू के का स्क्वायर। अब बात तो वही चल रही है ना कि भाई कितनी दूरी पर रखूं, वो दूरी मैंने के ले ली कि इस पॉइंट साइज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि m के स्क्वायर आया वो वही आ जाए जो बॉडी का ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ लग रही है बात? तो आपको के अगर निकालना हो तो कुछ नहीं करते, जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मास से डिवाइड करो और रूट ले लो, ये हो जाता अपने पास, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप ये याद रहो, क्या बोल रहा हूं,
अगर आप ये याद रखते हो तो भी अपना काम चल जाएगा। अगर आपको पूरी कहानी नहीं भी है, अगर आपको याद रहती कि सर क्या बॉडी को तोड़ रहे हो, मरोड़ के एक पॉइंट साइज बना रहे हो, फिर पॉइंट साइज को कितनी दूरी पर रखे हो ताकि उस पॉइंट साइज की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो वही आ जाए जो ओरिजिनल बॉडी का, अगर आपको नहीं भी याद रहता, कुछ नहीं, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो कि भैया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास का अंडर। बात खत्म। ये चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही है बात? ठीक है, तो ये होता है अपने पास। अब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? जल्दी एक सवाल देख लेते हैं, धायना कर देते हैं। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स टेंजेंशियल एक्सिस। समझो अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये है, रेडियस क्या है इसका, आर है, और मास क्या है इसका, एम है। हमको ये पूछा गया रेडियस ऑफ गायरेशन किस एक्सिस के अबाउट, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट, टेंजेंशियल एक्सिस के। नहीं समझ लग रही बात? लेकिन सर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस के अबाउट पता होता है जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होती है, और वो क्या होता है 2/5 mr²। लेकिन आप तो पूछ रहे हो इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, आप तो पूछ रहे हो इस एक्सिस के अबाउट। तो भैया इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा। हमें तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट पता होता है 2/5 mr²। हमें इसका मतलब अगर इसके अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये होता है अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास होल रूट। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास का होल रूट। यही होता है अपने पास। अब फाइंड तो इस एक्सिस के अबाउट करना है भाई, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, तो सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लो। कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर आप नहीं फाइंड कर सकते क्या, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आई कितना हो जाएगा, ICOM प्लस मास ऑफ द बॉडी इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, आर, दोनों एक्सिस के बीच का। ICOM कितना है 2/5 mr² प्लस mr²। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 7/5 mr²। इतनी चीज क्लियर है? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस सॉलिड स्फीयर का इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट, वो कितना आया 7/5। रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा अपने पास 7/5 mr² डिवाइडेड बाय m। m ने m को मार दिया, रूट ले लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास रूट 7/5। दिस इज द आंसर। समझ लगी? कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक। इसका मतलब अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में चर्चा करना। तो समझो अगर अपने पास ये कोई बॉडी है, कोई भी उबड़ खाबड़ शेप की, ठीक है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ये एक्सिस, ये पेन वाली एक्सिस, ये जेड एक्सिस जो है, समझ पा रहे हो? अब तो समझ ही जाते होगे ना क्रॉस एक्सिस का मतलब क्या है, बार बार बता चुका हूं, ये वाली एक्सिस क्योंकि बाहर की तरफ आ रही है। इसके अबाउट घूम रही है किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? और इस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का, ये जो होल बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई। ये जो बॉडी है अपने पास, इसका इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है अपने पास, ये इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, आई। और ये जो बॉडी घूम रही है किस एंगुलर स्पीड से घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है। किससे, ओमेगा से घूम रही है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, RKE यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
तो सर जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है, अगर तो कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है और उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, और बॉडी की जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है, ओमेगा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो आती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो बेटा, ये कुछ कुछ वैसा है, अगर कोई बॉडी चल रही हो, अगर एक एम मास की बॉडी चल रही हो v स्पीड से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती थी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बोलते थे इसको हम लोग, टीकेई। टीकेई का मतलब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर कोई बॉडी चल रही हो v की स्पीड से, m मास है उसका, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, ये होता था हाफ मास इंटू v का स्क्वायर, हाफ m इंटू स्पीड का स्क्वायर ना, ये होता था। सिमिलरली अगर कोई बॉडी अपने पास है, उसको आपने हिंज कर रखा है, या समझो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है वो, इस एक्सिस के अबाउट, हा, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है, तो उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है अपने पास कितनी, जल्दी बताएंगे बेटा, वो होती है अपने पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही बात? आपको इसके प्रूफ में बिल्कुल भी जाना नहीं है, आपको इसके प्रूफ में बिल्कुल भी जाना नहीं है, आपको इसकी एप्लीकेशन देखनी, क्या देखनी है, एप्लीकेशन देखनी, ठीक है ना। प्रूफ वैसे ज्यादा कोई इसका टफ नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या लो, एक पार्टिकल ये ले लो, एक पार्टिकल समझो ये ले लो, ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी होगी, बहुत सारे, समझो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ऐसे अनगिनत पार्टिकल होते हैं, ये समझो कितनी दूरी पर है, r1 की दूरी पर, ये कितनी दूरी पर, r2 की दूरी पर। तो मैंने याद करो स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, रोटेशन मोशन कर रही है, तो उसका हर पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो एक चीज और बताई थी कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उन सबका क्या सेम होगा, एंगुलर स्पीड सबकी सेम होगी, यानी m1 वाले मास और m2 वाले मास की एंगुलर स्पीड वही होगी ओमेगा, लेकिन इनकी लीनियर स्पीड डिफरेंट हो सकती है। कैसे? क्योंकि इनका रेडियस अलग अलग है। इसकी लीनियर स्पीड मान लेते हैं कुछ v1 होगी, इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, कुछ v2 होगी, ठीक है ना। इतनी क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं पूछता आपसे, बताओ m1 वाले मास की, m1 वाले मास की, m1 वाले मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो होती है m1 इंटू v1 का स्क्वायर का हाफ। अगर मैं आपसे पूछता m1 वाले मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या लिखते हैं, हाफ m1 v1 का स्क्वायर। m2 वाला मास की वेलोसिटी कितनी है, v2 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ऐसे ही तीसरा मास होता है, उसकी क्या हो जाती है, हाफ m3 v3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे मासेस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? उन सारी काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड कर देते तो यही तो क्या हो जाती, पूरी की पूरी बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई, ये पूरी की पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हो जाती ना। आपने क्या किया, आपने इंडिविजुअल मास को पकड़ा, m1 मास को पकड़ा है, m2 मास को पकड़ा है, यहाँ पे कोई m3 मास होता है, फिर m4 होता है, ऐसे ऐसे जितने भी मास होते हैं उन सारे मास की काइनेटिक एनर्जी को आप लिख लेते, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m3 v3 स्क्वायर, हाफ m4 v4 स्क्वायर, ऐसे सबको आप लिखते चले जाते, ठीक है। तो यही तो होती काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्या करोगे, हाफ m1 v1 को क्या लिख सकते हो, अब भाई v इक्वल टू r ओमेगा होता है, ओमेगा तो हर पार्टिकल का, m1 का m2 का सबका ओमेगा तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, r। m1 वाले का क्या है, r1 है, m2 वाले का डिस्टेंस क्या है, r2 है। तो v1 क्या हो जाता, r1 ओमेगा हो जाता, v2 क्या हो जाता, r2 ओमेगा हो जाता, वैसे v3 क्या हो जाता, r3 ओमेगा हो जाता। तो हाफ v1 क्या हो जाता, r1 ओमेगा का स्क्वायर, हाफ m2, v2 क्या हो जाता, r2 ओमेगा का स्क्वायर, हाफ m3, v3 क्या हो जाता, r3 ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे चलता रहता कहानी, ठीक है ना, ऐसी कहानी चलती रहती, नहीं समझ लग रही बात की नहीं? ऐसे बहुत सारे मासेस होते। अब देखो, अब इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हो, देखो कॉमन क्या निकाल सकते हो, हाफ हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर, कॉमन निकाल लिया। अब देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे r1 का स्क्वायर बचेगा और m1, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर, प्लस अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर m2 बचेगा और r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन।
समझ लग रही है बात? अब एक चीज बताना, ये है क्या? m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर क्या है बेटा? इस एक्सिस से m1 की दूरी कितनी है? r1। तो मैं आपसे पूछता m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता? आप लिखते m1 इंटू r1 का स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 इंटू r2 का स्क्वायर, तीसरे वाले का m3 इंटू r3 का स्क्वायर, और सबको उठाकर अगर ऐड कर रहे हो यानी कि आप बॉडी के हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो। यानी कि ये तो एक तरह से क्या हो गया? नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बॉडी का, आई। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना, क्योंकि आपने हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया। इसका मतलब पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस एक्सिस के अबाउट, जो कि क्या है? आई है अपने पास, ठीक है ना? तो इसको आप आई लिख सकते हो। तो आंसर कितना आ गया अपने पास? हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना, ये कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं आया। ये आया कैसे? ये हाफ एम वी स्क्वायर से ही आया है। ये हाफ एम वी स्क्वायर, बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। बस हुआ क्या, क्योंकि इस बॉडी के अंदर बहुत सारे अनगिनत पार्टिकल है, सबका हाफ एम वी स्क्वायर किया, सबका हाफ एम वी स्क्वायर किया, सबका हाफ एम वी स्क्वायर किया, सबकी काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखा, ठीक है ना? और सबको उठा के ऐड कर दिया, और जब ऐड करा तो उसमें से हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया? हाफ m1r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2r2 स्क्वायर, ऐसे करके। तो उसको देखा तो वो आई बन गया। तो आंसर कितना आ गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, जिसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एंगुलर स्पीड क्या है बॉडी की? ओमेगा है, ठीक है। तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब कहता कि सर हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह अगर ऐसे लिख लेते, बॉडी के हर पार्टिकल को पकड़ते और उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते, तो क्या गलत हो जाता? नहीं बेटा, वहीं से तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, यही तो किया, वहीं से तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, वहीं से तो ये डिराइव हुआ है। आपने बॉडी के हर पार्टिकल को पकड़ा, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी, उन सबको ऐड किया, वहीं से तो डिराइव हुआ। कि इतने बड़े फॉर्मूले को हटा के आप सिंपल इतना सा लिख दो, इतने बड़े फॉर्मूले को हटा के, सबको इतने बड़े को हटा के आप सिंपल इतना सा लिख दो, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना? तो आप क्या याद रखोगे कि अगर तो कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो उसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं भाई साहब? इतनी चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो सवाल देख लेते हैं जल्दी से। क्या सवाल? सवाल क्या है सर जी? देखो भाई, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड टू आई रिस्पेक्टिवली, 2005 का सवाल है, अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा आई एंड टू आई। इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उनकी इक्वल है, दोनों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है। देन देयर एंगुलर वेलोसिटीज विल बी इन द रेशियो। देखो कितना लल्लू सवाल पूछा है। दो बॉडीज हैं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, दूसरे का टू आई है, ठीक है ना, और दोनों की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो पहली बॉडी की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आर के ई वन लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगी? हाफ आई वन ओमेगा वन का स्क्वायर, और दूसरे की क्या है? हाफ आर के ई टू लिख लेते हैं, हाफ आई टू ओमेगा टू का स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई है, उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा वन लिख लेते हैं। दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? टू आई है, उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा टू लिख लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि दोनों की रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है, यानी कि ये और ये इक्वल है। तो हाफ आई ओमेगा वन का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू टू आई ओमेगा टू का स्क्वायर। हाफ ने हाफ को उड़ा दिया, आई ने आई को उड़ा दिया, ओमेगा वन बाय ओमेगा टू का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया अपने पास? टू के बराबर आ गया। तो बताओ ओमेगा वन बाय ओमेगा टू किसके बराबर आ जाएगा? ओमेगा वन बाय ओमेगा टू आ जाएगा रूट टू बाय वन। अरे समझ आया? तो रूट टू इज टू वन इज द राइट आंसर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो। A solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, वो अपने डायमीटर के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। समझो ये है डायमीटर से जो एक्सिस पास कर रही है बेटा,
ये डायमीटर वाली एक्सिस तो यही होगी ना, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होगी, यही। अरे ठीक है ना, इसके बाद समझो रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, रोटेट कर रहा है। A solid cylinder of same mass, a solid sphere of mass m and radius r, इसका रेडियस क्या है अपने पास, r है, इसका रेडियस r है, मास m है। A solid cylinder of the same mass and same radius, एक सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर इस तरीके से, ठीक है, इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। बेटा ज्योमेट्रिकल एक्सिस तो यही होती है ना, ये वाली एक्सिस। चाहे आप इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना लो, आपकी मर्जी है, ऐसे बना लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और रेडियस क्या है, आर ही है, और मास क्या है इसका भी, एम है। क्या बोल रहा है, अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर की एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो ये कितने से घूम रहा है, 2 ओमेगा से। द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन, तो बताओ दोनों की जो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी है उनकी रेशियो क्या है। बहुत आसान सा सवाल है। तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर पूछा अपन से, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे भाई, कर लेंगे। हाफ I1 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं। अब बताओ इस एक्सिस के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो मैं I1 लिख लेता हूं, वो कितना हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, और इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का कितना हो जाएगा, कैसा सिलेंडर अपने पास, सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का वही होता है जो कि डिस्क का होता है। कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I2 लिख लेता हूं, वो कितना हो जाएगा अपने पास mr स्क्वायर बाय 2। ये चीज क्लियर है कि नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ से हाफ तो काट ही दो भाई, रेशियो निकालना तो हाफ से हाफ तो कट ही जाएगा। I1 कितना है, I1 है 2/5 mr स्क्वायर इंटू एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ से हाफ कट गया, I2 कितना है, I2 है mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। एंगुलर स्पीड कितनी है 2 ओमेगा, यानी ओमेगा 2 की जो वैल्यू है, यानी इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है 2 ओमेगा, 2 ओमेगा का स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। m से m उड़ा दिया, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया अपना, ठीक है ना, m से m गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया। फिर देखो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर चला जाएगा अपने पास, तो आंसर देखो कितना आ जाएगा अपने पास, 2/5 ऊपर 2 गया इंटू 2/5, और नीचे क्या बचा 2 का स्क्वायर, तो ये 2 के स्क्वायर से ऊपर का 2 का स्क्वायर चला गया, तो कितना आ गया अपने पास, सिंपल 1/5। तो 1:5 इज द आंसर। समझ आया, चलो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क, हमने वर्क डन बाय फोर्स पढ़ रखा है भाई, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर F फोर्स लगती है और उसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ होती है S, तो वर्क डन क्या होता है F.S। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन क्या होता है F.S होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है अपने पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। सिमिलरली अगर अपने पास किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगने की वजह से कुछ टॉर्क आता है, टॉर्क आएगा तो बॉडी घूमेगी, और मान लो वो कुछ घूमती है डी थीटा, बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, तो इस टॉर्क और जो डी थीटा है उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, वर्क डन बाय द टॉर्क। अरे समझ लग रही बात, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने पास क्या होता था, अगर एक फोर्स की वजह से बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट हुई है ds, F.ds क्या होता था, बहुत छोटा वर्क डन। उसी टाइप से अपने पास क्या होता है टॉर्क, अगर किसी बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का कुछ टॉर्क आ रहा है, कुछ टाउ, ठीक है ना, और बॉडी कुछ घूम जाती है डी थीटा, वेरी स्मॉल डी थीटा, तो वर्क डन भी क्या आएगा स्मॉल, तो टाउ डॉट डी थीटा। जैसे यहां पर फोर्स होता था यहां पे टाउ हो गया है, जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता था यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, बस, ठीक है। तो अगर अपने को क्या करना है,
नेट वगड़न निकालना है, टोटल वगड़न निकालना है, तो टोटल वगड़न निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इस फॉर्मूले को, टाउ डॉट डी थीटा को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो नेट वगड़न क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा, क्या आ जाएगा? अब इसी में अगर अपने पास जैसे फोर्स कांस्टेंट होता था, फोर्स कांस्टेंट होता तो फॉर्मूला क्या बन जाता था? सिंपल एफ डॉट एस, यही हो जाता था ना फॉर्मूला। फोर्स कांस्टेंट होता था, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स लगती थी बॉडी पर, ये हो जाता था अपने पास। उसी तरीके से खुद सोचो, अगर टॉर्क कांस्टेंट है, बॉडी पर ऊपर जो टॉर्क लग रहा है किसी फोर्स की वजह से वो कांस्टेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये टॉर्क इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डी थीटा क्या बनेगा? थीटा बनेगा ना, छोटे छोटे डी थीटा को अगर ऐड करो तो थीटा बन जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क का टाउ डॉट थीटा, सिंपल। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगा सकते हो जब अपने पास व्हेन टॉर्क इज कांस्टेंट, जब टॉर्क क्या हो? कांस्टेंट हो, तभी फॉर्मूला लगा सकते हो आप। वरना आपने को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वरना आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेट वगड़न निकालने के लिए ये लगाना पड़ेगा अगर अपना टॉर्क वेरिएबल है। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है ना भाई, समझ लग रही बात? इट इज क्लियर है? टाउ डॉट थीटा, टाउ डॉट थीटा, भैया जी मान के चलते हैं तुम्हें आ गया इतना। चलो भाई देखते हैं, इतनी चीज अगर क्लियर है आपको, तो अगर मैं आपको छोटा सा एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपको टॉर्क दे दूं आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, कुछ आपको थीटा दे दूं आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, तो आप डॉट प्रोडक्ट से वर्क तो निकाल ही सकते हो ना। इतने आसान सवाल तो कर लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? दूसरा एक क्वेश्चन मैं आपसे अपनी तरफ से दूं, समझो एक बॉडी है जो कि इस समझो डिस्क है अपने पास। डिस्क क्या है? डिस्क, किसी डिस्को में जाने वाला डिस्क नहीं है, ठीक है ना, किसी डिस्को में जाने वाला डिस्क नहीं है, ये डिस्क है, प्लेट वाला डिस्क। ठीक है भाई, इसका रेडियस क्या है? आर है। क्या ही दिन थे यार, वो इसको याद दिला दिया। चलो अपने पास क्या है? क्या है अपने पास? अपने पास है एक डिस्क जिसका रेडियस आर है, वो इसके अबाउट हिंज्ड है, ऐसे ठोकी है, कील ठोक दी, यानी इस एक्सिस के अबाउट घूम सकती है वो, ऐसे ऐसे। और ये घूम क्यों रही है भाई? क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ये फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स लग रही है, ऐसे टेंजेंशियल लग रही है हमेशा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि भाई एक रेवोल्यूशन में बताओ वर्क डन बाय टॉर्क क्या होगा इन वन रेवोल्यूशन। चलो भाई साहब बता दो, तार दो हमको, तुम तार दो हमको करके आंसर तार दो, मेरे को समझ आ गया कि तुम्हें आ गया है। जल्दी इसको कर दो और मेरे को समझ आ जाएगी तुम्हें आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क डन बाय टॉर्क क्या होता है? अब फोर्स कांस्टेंट लग रही है, इसी डायरेक्शन में लग रही है। अब इस फोर्स का टॉर्क कितना आ रहा है? सर जी आर ये है, फोर्स ये है आर, और फोर्स परपेंडिकुलर, तो टॉर्क तो हो गया आर एफ डायरेक्ट। इतनी क्लियर है कि नहीं? अब इस फोर्स का टॉर्क की डायरेक्शन देख लेते हैं भाई साहब। भैया ये फोर्स कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क बाहर की तरफ। ठीक है ना, और ये रोटेट भी कैसे कर रही है? डिस्क भी। तो भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डायरेक्शन कैसे देखते थे? सेंस ऑफ रोटेशन से देखते थे ना भाई। अगर कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है सर्कल पे, ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो थीटा बाहर की तरफ होता था, और अगर कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट करे क्लॉकवाइज, तो थीटा अंदर की तरफ होता था। अब यहां पर ये डिस्क है, ये ऐसे रोटेट कर रही है एंटी में, तो थीटा भी बाहर, और देखो टॉर्क भी बाहर आ रहा है, तो दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। तो हमको पता है कि भैया जो वर्क डन होता है वो होता है टाउ डॉट थीटा। अगर डॉट है और दोनों के बीच में सेम एंगल, तो सिंपल वर्क कितना हो जाएगा? टाउ थीटा, क्योंकि थीटा कितना है, मतलब
इन दोनों के बीच में जो थीटा है, टाउ और थीटा के बीच में जो एंगल है वो क्या है, सेम है, सॉरी जीरो है। एंगल क्या है, जीरो है। दोबारा सुनो बेटा, अपने पास ये फोर्स लग रही है, इस फोर्स का इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है अपने पास, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस पेन वाली, इसके ऊपर टॉर्क क्या है, बाहर की तरफ, और ये रोटेट कर रही है ऐसे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डिस्क का किधर होगा, बाहर की तरफ। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं, जैसे समझो ए वेक्टर है ये और बी वेक्टर है, और ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर भी क्या है, ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो हम लोग ए डॉट बी को क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट ए बी लिख देते हैं ना, ठीक है ना। उसी तरह टाउ डॉट थीटा क्या हो जाएगा, टाउ और थीटा, सिंपल। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, क्योंकि टॉर्क भी बाहर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ। तो टॉर्क तो लिख दिया, टॉर्क क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ, ठीक है ना। अब थीटा लिखना है, हमसे पूछा कितने में है, 1 रेवोल्यूशन में, तो 1 रेवोल्यूशन में थीटा कितना होगा भाई। मान लो 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, समझो ये चीज है, इसको देखो, ये यहां से स्टार्ट होगी और घूम के, ये लाइन समझो यहां से स्टार्ट हुई और घूम के वापस यहां पहुंच जाएगी, तो 1 रेवोल्यूशन तभी होगा ना। तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब थीटा कितना हो गया, 2 पाई। 1 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही तो होता है 1 रेवोल्यूशन, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई रेडियन इंटू 2 पाई, तो यही तो हो जाएगा वर्क। वर्क कितना हो जाएगा अपने पास, 2 पाई आर इंटू एफ। दिस इज द आंसर। ठीक है प्रभु, अरे चमका कि नहीं चमका, ठीक है भाई। तो ये है अपने पास क्या, वर्क, वर्क डन बाय द टॉर्क, 1 रेवोल्यूशन। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, कर लोगे ना आराम से। टॉर्क देख लेना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लेना, अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल टाउ थीटा हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू लिख देना, थीटा की वैल्यू लिख देना, आंसर आ जाएगा। देखो भाई साहब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से पहले एक कंसेप्ट और समझ लो। कंसेप्ट क्या है, जैसे अपने पास वर्क एनर्जी थ्योरम होती थी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्सेस होता था, ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस। वैसे ही क्या होता है, रोटेशन में भी अपने पास क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है वो, कि भैया वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क, जितनी भी टॉर्कें लग रही हैं, जितनी भी फोर्सेस लग रही, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, उन सबके वर्क निकाल लो, ठीक है ना। जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबके वर्क निकाल लो, तो वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़ चुके हो, वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ चुके ना भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम। वो डन बाय ऑल द फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस हो चाहे एक्सटर्नल फोर्सेस हो चाहे सूडो फोर्स हो, उन सब का जो वर्क होता था वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था कि नहीं होता था, होता था। अब वैसे ही हूबहू किस में आ जाता है अपने पास, रोटेशन में आ जाता है। क्या आता है सर, रोटेशन में क्या आता है अपने पास, कि वर्क डन बाय द टॉर्क, कि वर्क डन बाय द टॉर्क, यानी कि जितने भी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है ना, उन सबके टॉर्क ने जो वर्क किया, उन सबके टॉर्क ने, किसने, टॉर्क ने, किसने, टॉर्क ने, किसने, टॉर्क ने, तुमने नहीं, टॉर्क ने, किसने, टॉर्क ने। तो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबके जो टॉर्क ने वर्क किया, यानी कि वर्क डन बाय द नेट टॉर्क, वर्क डन बाय नेट टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। की बॉडी घूम रही है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क, बाय ऑल द टॉर्क्स, जितने भी फोर्सेस के टॉर्क आ रहे होंगे, इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली, माइनस इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। ये फॉर्मूला जिंदाबाद, फॉर्मूला जबरदस्त फॉर्मूला, ठीक है ना। सीधा लगाओ आंसर पाओ, ओके। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो बता ही चुका हूं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टॉर्क भी सीख चुके हो भाई, वर्क डन बाय टॉर्क क्या होता है, वर्क डन बाय टॉर्क भी पता है ना, टाउ डॉट थीटा। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी पता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो लगा ही लोगे फॉर्मूला। चलो देखो भाई कैसे लगाते हैं, देखो भाई, अब फ्लाई व्हील, एक कोई फ्लाई व्हील है, फेंकते नहीं हम लोग, पिकनिक जाते हैं फ्लाई व्हील ऐसे करके फेंकते हैं ठिश करके, कुत्ता जाके दौड़ के जाता है, कुत्ता और पकड़ता है। फ्लाई व्हील देखा होगा ना भाई, ठीक है ना,
कहाँ सर जी, हम कहाँ पिकनिक में, हम तो अपने जो घर पे गली गलियारे में कुत्ते होते हैं उनको ऐसे करके खाना फेंक फेंक के दे रहे होते हैं। कहाँ सर पिकनिक? नहीं, ऐसे बेटा कोई पिकनिक नहीं जा रहा भाई। कोरोना फैल रखा है, मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हूँ, पढ़ा रहा हूँ तब भी देखो, खुद कोरोना पॉजिटिव बेटा। अभी 2 दिन पहले तो रिपोर्ट आई है, 3 दिन पहले। ये तो नेगेटिव हुआ नहीं हुआ, तबीयत भी खराब है, लेकिन कर रहे हैं। चलो मुद्दे की बात पे। A flywheel is rotating at a rate of 60 revolutions per minute. रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने चक्कर काट लेता है? 60 रेवोल्यूशन ले लेता है भाई साहब, ठीक है ना। जैसे विष्णु जी का चक्र कितने रेवोल्यूशन ले लेता है? 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन लेता है? 60 चक्कर काट लेता भाई साहब, 60 चक्कर 1 मिनट में 60 चक्कर काट लेता है भाई, ठीक है ना। एन अमाउंट ऑफ 80 पाई जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रोटेशन टू 180 रेवोल्यूशंस पर मिनट। कहता है कि अभी तो ससुरा क्या कर रहा है, 1 मिनट में 60 चक्कर काट रहा है, ठीक है ना। अगर उसकी रेवोल्यूशंस को बढ़ाना है, यानी 60 से कितनी करना है, 180 करना है 1 मिनट में, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? 80 पाई जूल का, 80 पाई जूल का वर्क करना पड़ेगा, ठीक है भाई, समझ गए, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बताओ ये जो फ्लाई व्हील है ससुरा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होगा? मान लेते हैं उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये सेंटर ऑफ मास उसका, ये उसकी एक्सिस ऑफ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो आई है, ठीक है। बताओ पहले उसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये रेवोल्यूशन पर मिनट अपने को दे रखा है, ठीक है ना, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इससे अगर मैं इनिशियल एंगुलर स्पीड लिखूं तो इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? 60। रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो 2 पाई, मिनट को सेकंड में करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो कितनी रेडियन पर सेकंड। ये इनिशियल एंगुलर स्पीड आ गई भाई, ठीक है। फाइनल एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? ऐसे करते बेटा, सीखो, ठीक है ना। ऐसे रेवोल्यूशन को रेडियन में, रेवोल्यूशन को रेडियन में, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई। मिनट को सेकंड में, मिनट को सेकंड में तो 60, तो 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई। अरे समझ आया, तो रेडियन पर सेकंड में आ गया। एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड में होती है, ठीक है ना। तो मुझे से हरकत मत करके आ जाना, पता चला साला सवाल ही गलत करके आ जाओ, ठीक है। फिर क्या है भाई साहब? फाइनल एंगुलर स्पीड, फाइनल एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी? यह 180 देनी है भाई साहब, 180 रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो इसको भी कर लो रेडियन पर सेकंड में, बटा 2 पाई बटा 60 आ जाएगी रेडियन पर सेकंड में। तो प्रभु जी 60 से 60 गया, यहां पे आया 3, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2 पाई, और ये कितना आ जाएगा अपने पास? 3 to 6 पाई रेडियन पर सेकंड। तो भैया इनिशियल फाइनल एंगुलर स्पीड फाइंड कर ली, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क, वर्क डन तो दे ही रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, फाइनल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भाई। अब भाई क्योंकि हम लोग इसी फ्लाई व्हील की बात कर रहे हैं, फ्लाई व्हील है अपने पास, आप लोगों ने मुझे पता आंसर भी निकाल लो, हंस रहे हो बैठ के, सर देखो कितने आराम से कर रहे हैं, सर को स्पीड ही नहीं सर की, मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, ठीक है। हमने तो कर भी लिया, आंसर भी आ गया। देखो फाइनल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझो इस एक्सिस का अबाउट क्या है? आई है, और फाइनल एंगुलर स्पीड क्या है? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, माइनस इनिशियल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, और वर्क कितना दे रखा भैया? 80 पाई जूल, ठीक है। प्रभु जी इसमें से आंसर निकाल सकते हो आप, 80 इंटू पाई, 2 को इधर लेके जाओ, 2 इधर आ गया, आई कॉमन आ गया, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल कितना है भाई? 6 पाई का स्क्वायर माइनस 2 पाई का स्क्वायर। अरे भाई पाई ने पाई जहर एकदम कर, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है भाई। 1 पाई से तो पाई उड़ा ही देते हैं, ठीक है। तो 36 माइनस 4 कितना होता है बेटा? 32, तो 32 पाई, आई की वैल्यू कितनी आई? वो आई 2 इंटू 8 80, सॉरी 8 नहीं 80, 2 इंटू 80 बटा 32 पाई, ठीक है, ये आई। अरे बाबू सही किए ना हम,
जो इसमें गलत कर दें। ठीक है, ये तो सही है। चलो भाई करते हैं। क्या आ गया? तो क्या आ जाएगा? 10 8 4 जा 32। ठीक है, और ये आ जाएगा 2 और ये आएगा 5। तो आंसर कितना आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/पाई इज द आंसर, आई। ठीक है ना भाई, यही तो आई, 5/पाई। तो व्हाट इज आई? 5/पाई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 ऑब्जेक्ट है भाई। कितने? 3। ए सॉलिड स्फीयर, बी थिन सर्कुलर डिस्क, ठीक है, और एक सर्कुलर रिंग है। सॉलिड स्फीयर है, एक क्या है अपने पास? सर्कुलर, एक डिस्क है अपने पास, ये डिस्क है, ठीक है, और एक अपने पास रिंग है। ये सॉलिड स्फीयर है, एसएस। एसएस का मतलब सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये अपने पास ए बॉडी है, हटो बे, ए बॉडी, ये बी बॉडी, ये सी बॉडी। ईच हैव द सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट देयर ओन सिमेट्री एक्सिस। ठीक है ना, सबकी जो सिमेट्रिकल एक्सिस है उन सबके अबाउट सबकी एंगुलर स्पीड क्या है? सेम है। यानी कि इसकी भी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इसकी भी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इसकी भी एंगुलर स्पीड ओमेगा है। सिमेट्री एक्सिस क्या हो जाएगी भाई? इसकी ये वाली हो जाएगी, ऐसे घूम रहा होगा, इसकी ये वाली हो जाएगी, ऐसे घूम रहा होगा, इसकी ये वाली हो जाएगी, ऐसे घूम रही होगी। ठीक है, ये वाली एक्सिस के अबाउट घुमा दोगे भाई, ये एक्सिस के अबाउट। सॉलिड स्फीयर कितना होता है? 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका कितना होता है? डिस्क का mr²/2। इसका कितना होता है? mr²। सबका पता है ना? ठीक है ना, पता चले इसमें भी तुम गुड़ गोबर हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। ठीक है ना, इसका कितना होता है? इस एक्सिस के अबाउट, सिमेट्री वाली एक्सिस के अबाउट, जो कि उसकी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, mr²/2। और इसके अबाउट कितना होता है? ये होता है mr²। ठीक है, सबकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 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 से घूम रही है। ठीक है, सब ओमेगा से घूम रही है। कितने से घूम रहे हैं? ओमेगा से, ओमेगा ओमेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट। कितना वर्क करना पड़ेगा इन सबको सुलाने में, इनको रेस्ट कराने में, कि भैया कितना वर्क करना पड़ेगा भाई? इसको भी रेस्ट पे लेके आना है, यानी इसकी एंगुलर स्पीड 0 करनी है, इसकी फाइनल एंगुलर स्पीड 0 करनी है, इसकी फाइनल एंगुलर स्पीड 0 करनी है। सबकी इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या सेम है, लेकिन सबकी फाइनल एंगुलर स्पीड भी सेम करनी है, सबको रेस्ट पर लेके आना है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो भैया किस में वर्क करना पड़ेगा? इसमें समझो डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, इसमें समझो डब्ल्यू बी वर्क करना पड़ेगा, इसमें समझो डब्ल्यू सी वर्क करना पड़ेगा। हमको पता है कि जो वर्क होता है वो होता है फाइनल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल रोटेशन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। ठीक है ना भाई, क्योंकि सबको लिटा दोगे, सुला दोगे। ठीक है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब रोटेशन काइनेटिक 0 माने इनिशियल क्या होगी? हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर, ये होगी। अब जैसे जैसे बॉडी चेंज वैसे वैसे आई चेंज, क्योंकि सबका इनिशियल ओमेगा तो सेम है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, सबका ओमेगा तो सेम है। लेकिन अगर आप यहां पर क्या करोगे, आई सॉलिड स्फीयर का रखोगे तो वर्क सॉलिड स्फीयर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर आई यहां पर डिस्क का रखोगे तो वर्क डिस्क के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर आई आप यहां पर रिंग का रखोगे तो रिंग के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहां से पता चल रहा है कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जिसका ज्यादा आई उसके केस में वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा भाई। तो देख लो भाई किसका ज्यादा आई, तो आई सबसे ज्यादा किसका है? रिंग का। ठीक है ना, और सबसे कम किसका है? सॉलिड स्फीयर का। तो भाई सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वर्क करना पड़ेगा वो किस केस में करना पड़ेगा? माइनस साइन तो बस अपने को ये बता रहा कि नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, तो वो इसमें मत जाना कि सर माइनस साइन है। ठीक है ना, माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा कि जो टॉर्क जो भी लग रही होगी, जो भी टॉर्क लगेगी जो कि इसको रेस्ट पर लाएगी, उसका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। समझ लग रही बात? तो मैग्नीट्यूड वाइज देख रहा हूं कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसके केस में वर्क भी ज्यादा लगेगा। तो भाई रिंग के केस में वर्क ज्यादा लगेगा। ठीक है ना, यानी सी वाली बॉडी का वर्क, फिर बी वाली बॉडी का वर्क, फिर ए वाली बॉडी का वर्क। तो सबसे पहले सी, फिर बी, फिर ए ऑप्शन। ये क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ओमेगा, ये दे रखी है, और टॉर्क दे रखा है।
अपन से क्या पूछा हुआ है, रोटेशनल पावर। सर जी ये क्या आ गया, आपने तो पढ़ाया नहीं, रोटेशनल वर्क पढ़ाया हमको, रोटेशनल पावर नहीं पढ़ाया। अबे गधेड़ो, एक चीज समझो, अगर तुम्हें सिंपल वर्क आता तो पावर भी तो आती ना। पावर क्या होती है अपने पास, dw/dt। अरे यही तो होता था पावर। पावर क्या होती है, dw/dt। ठीक है, अब वर्क को क्या लिख लेते थे, F.ds/dt। तो ds/dt क्या हो जाता था अपने पास, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो पावर का आपका ये फॉर्मूला भी निकल के आ जाता था। अरे ये आता था कि नहीं आता था, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। उसी टाइप से अभी हम लोगों ने वर्क पढ़ा टॉर्क के द्वारा। ठीक है, तो जो रोटेशन पावर होगी वो भी क्या होगी, वर्क बाय टाइम ही होगी, अलग तो होगी नहीं कुछ। बस यहां पे वर्क किसके द्वारा हो रहा है, टॉर्क के द्वारा। ठीक है, तो इसको dw क्या लिख देंगे, टाउ डॉट डी थीटा। भाई छोटा सा वर्क तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटी सी होगी अपॉन डी थीटा। अब बताओ डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा। ओमेगा सिंपल रोटेशन पावर क्या हो गई अपने पास, टाउ डॉट डब्ल्यू। खत्म, गेम ओवर, फिनिश, समाप्त। जल्दी से क्या करना है, बस डॉट प्रोडक्ट ले दो भाई, डॉट प्रोडक्ट ले देंगे। देखो ये अलग कंसेप्ट के लिए मैंने आपको अलग से नहीं समझाया कि रोटेशन पावर क्या होती है, मैंने आपको क्वेश्चन से ही क्लियर करवा दिया। ठीक है, कुछ चीजें हम लोग क्वेश्चन से भी क्लियर कर लेते हैं भाई, इस बहाने अपना क्वेश्चन भी हो जाएगा, अपना कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो टाउ दे रखा अपने को, कितना दे रखा है, टाउ दे रखा है कितना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ओमेगा कितना दे रखा है, इधर रखा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इतनी चीज क्लियर है। तो पावर कितनी हो जाएगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट तो पता ही है ना, आई के साथ होएगा, जे के साथ, के साथ, तो यह जाएगा 2 + 6 + 12, तो 12 6 18, तो 20 वॉट इज द आंसर। ठीक है प्रभु, तो यहां पर होता है अपना खेल समाप्त, आज का खेला होता है खत्म। आज हम लोगों ने काफी चीजें सीखी। क्या क्या सीखा सर जी, आज हम लोगों ने सीखा कि भैया नेट टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। ठीक है ना, अगर किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, उन सारी फोर्सेस का टॉर्क निकाल लो, और जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालोगे उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना है, और नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा करके आप अल्फा निकाल सकते। तो हम लोगों ने टॉर्क देखा, फिर हम लोगों ने रोटेशन काइनेटिक एनर्जी देखी, और वो क्या आती थी किसी भी बॉडी की, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझो अगर अपने पास कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, जो कि इस एक्सिस के अबाउट समझो घूम रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन बाय द टॉर्क। तो वर्क डन बाय द टॉर्क क्या होता है, अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो टाउ डॉट डी थीटा होगा, उसकी इंटीग्रेशन। अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो सिंपल टाउ डॉट थीटा होगा। और एक चीज और हमको समझ में आई एंड में, रोटेशनल पावर वो क्या होती है अपने पास, टाउ डॉट डब्ल्यू, आखिरी वाले क्वेश्चन। तो ये 1 2 3 4 चीजें हम लोगों ने पढ़ी, और एक चीज और हम लोगों ने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन भी पढ़ा था हम लोगों ने एंड में। तो सर जी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता था, रेडियस ऑफ गायरेशन जैसा नाम है वैसा उसका सिंबल नहीं है। ठीक है ना, कैसे डिनोट करते हैं, ये क्या है अपने पास, एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर होती है क्योंकि डिस्टेंस होता है। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, जिस एक्सिस के अबाउट आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना हो, उस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी का रूट, दिस इज आंसर। तो ये चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कवर क्या, एंगुलर मोमेंटम। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जितना इंपॉर्टेंट आपका नीट का एग्जाम देना है आपके लिए, उतना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, एग्जामिनर्स का सवाल आते हैं, तो इसको रिवाइज करके आइए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए